So we'll go ahead with more about laws of motion. So if you remember, हमने last lecture में we have started off with laws of motion. Laws of motion में हम लोगों ने basic चीज़ें देखी थी, जैसे for example we have seen in the last session, अगर याद होगा, the branch of physics which deals with study of motion is called as mechanics. Mechanics के दो branches थे, statics and kinetics. Statics में we study ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट्स विच आर अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्सेस तो उस पर एक्ट हो रहे हैं बट फोर्सेस आर बैलेंस फोर्सेस. फिर हमने देखा था काइनेटिक्स. काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स. काइनेटिक्स से दो ब्रांचेस थे, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. काइनेमैटिक्स में वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. मोशन को प्रोड्यूस किसने किया उसकी बात ही नहीं होती, सिर्फ मोशन का स्टडी होता है. वी स्टडी डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और डायनामिक्स में वी स्टडी द मोशन अलॉन्ग विद द कॉज ऑफ मोशन. फॉर एग्जांपल, मोशन को कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स. लीनियर मोशन इज बिकॉज ऑफ फोर्स, रोटेशनल मोशन इज बिकॉज ऑफ टॉर्क. तो वहाँ पे पैरामीटर्स अंडर स्टडी विल बी फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतना हमने देखा था. एंड देन वी हैव सीन लिटिल बिट एक्स्ट्रा. तो ऑफ कोर्स हमने कल एरिस्टोटल थ्योरी भी कवर किया था, दैट आई विल नॉट रिवाइज. फिर हमने लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखे थे. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस लॉ. तो हमने कल देखे थे 3 लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इसमें हम लोग आज वापस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिपीट करेंगे और हम एक एक करके इन तीनों लॉज का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी समझेंगे. तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको तुम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो. तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. याद है क्या? एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट. व्हेन यू से वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट का मतलब होता है स्पीड की वैल्यू और डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी सेम. रिमेंबर, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है. तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा. कब तक? जब तक उस पर क्या एक्ट नहीं होता? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. सो एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी पार्टिकल, और बाय द वे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स. इंपॉर्टेंट, पार्टिकल मतलब सारा का सारा मास एक सिंगल पॉइंट में है, तो ये बाद में हमको काम में आएगा. एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, remains in a state of rest, in a state of rest or in a state of uniform motion, state of uniform motion, unless it is acted upon by an external unbalanced force, by an external unbalanced force. But बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है. एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय external unbalanced force. Now let us see what is the importance of or significance of Newton's first law of motion. तो सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है? आपको बताता है इट बेसिकली टेल्स यू दैट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line both are same. So it tells you कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों को चेंज करने के लिए क्या लगता है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. इसका मतलब इसके आगे से जब तुम बोलोगे कि ऑब्जेक्ट is at rest, मतलब you can say that the object is moving but with zero velocity, क्योंकि you are also at rest, है ना? तुम मूव नहीं हो रहे हो ना, but I can say तुम लोग मूव हो रहे हो लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी कितना है? 0 है. Good. तो it basically establish an equivalence. It tells you that state of rest and state of uniform motion are equivalent. So it tells us that
It tells us that state of rest, and state of uniform motion, along a straight line are equivalent. मतलब they are same. क्यों? बोथ नीड both need an external unbalanced force to bring a change, external unbalanced force to bring a change in the state. तो अगर रेस्ट से ऑब्जेक्ट को हमको मोशन में लाना है तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था उसका वेलोसिटी चेंज करना है तो भी हमको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा, तो टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर स्टेट। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस, जब तुमने बोल ही दिया कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। डिफरेंस लाइज इन द frame of reference. For example, just one example, for all of you sitting here, ये जो bottle है, if you can see this bottle, this bottle for all of you is at rest because it is not moving, it is not changing its position with time, right? But for me it is in motion, क्योंकि मैं खुद motion में हूँ, तो मैं जो frame of reference यूज कर रहा हूँ वो motion में है। तो सेम ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए रेस्ट पे, मेरे लिए मोशन में है। इसका मतलब जब तुम बोलते हो कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन सेम है, तो डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस लाइज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम कहाँ से, कौन से फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो? मिस्टर ब्लैक, हाँ, तुम ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। सो तुम भी ब्लैक, बॉटल भी ब्लैक। तो ब्लैक बॉटल तुम्हारे लिए रेस्ट पे है लेकिन मेरे लिए मोशन में है। सो द डिफरेंस लाइज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर खुद ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, बट अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट उसको मोशन में दिखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब ट्रैवल करते हो और आप कार में से बाहर देखते हो, आपको लगता है कि जो ट्रीज है वो पीछे जा रहे हैं, बट द रियलिटी इज द अदर वे अराउंड, यू आर मूविंग, वो तो रेस्ट पे है। तो द डिफरेंस लाइज in the frame of reference, बाकी मैंने आपको नोट्स में डिटेल में दिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, नोट्स में डिटेल में है। देन नंबर 3, थर्ड इंपॉर्टेंस। अब हमने बोल तो दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट remains in state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied to it या फिर acts on it। पर ऐसा क्यों? वाई द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग? कौन रोक रहा है उसको स्टेट चेंज करने में? उसका खुद का मास, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इसके लिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ऑब्जेक्ट का स्टेट अपने आप चेंज नहीं हो रहा, समथिंग इज स्टॉपिंग इट। हु इज स्टॉपिंग इट? इट्स ओन मास। तो फर्स्ट लॉ तुमको हेल्प करता है टू डिफाइन इनर्शिया। तो इट डिफाइंस इनर्शिया एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट। इनर्शिया तुमने स्कूल में भी डिफाइन किया था। इनर्शिया को तुम बोलते हो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और ये डिफाइन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ। सो इट डिफाइंस इनर्शिया as tendency of an object to oppose any change in the state of motion, also linear motion के केस में अभी थोड़ा हैवी होता जाएगा, क्योंकि इसका अगला पार्ट 12th में है आपको, तो यू शुड नो। जब तुम लीनियर मोशन की बात करते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन की,
तो इनर्शिया मतलब टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द स्टेट ऑफ चेंज। ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं हो रहा है, उसको कौन रोक रहा है? उसका खुद का मास, लेकिन वो लिनियर मोशन में होता है। रोटेशनल में इनर्शिया को हम नया नाम देंगे, रोटेशनल इनर्शिया बोलेंगे। वो मास नहीं होता है, वो कुछ और होता है, वो बाद में देखेंगे। तो मास mass provides inertia, mass of an object provides inertia in linear motion, in linear motion। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंस। तुम चाहो तो फॉर्मूला लिख दो। आपको पता है फोर्स इज एम ए, तो एम इज फोर्स अपॉन ए। तो इनर्शिया इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सिंपल। तो जो फर्स्ट लॉ था स्टेटमेंट के फॉर्म में हमको बहुत सिंपल लगता है, सिंपल ही है। एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सही है, उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब ये भी हो गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग चीजें है ही नहीं, क्योंकि दोनों को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। नंबर टू इंपॉर्टेंस नंबर टू। तो दोनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है फिर? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तुम बोल रहे हो अगर सेम ही है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉटल का, तो फॉर ऑल ऑफ यू दिस बॉटल इज एट रेस्ट, राइट, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, बट द सेम बॉटल फॉर मी इज मूविंग बिकॉज आई माई सेल्फ एम मूविंग। Number third importance is it defines Newton's first law of motion। क्या define करता है? Inertia define करता है। It is the tendency of an object to oppose any change in the motion। और linear motion में inertia कौन provide करता है? Mass। and mass का formula क्या होता है? Force upon acceleration। फिर हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को बताता है जब तक तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा। न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तब क्या होगा। पहले लॉ में तुम बोल रहे थे कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा। दूसरा बताता है तुमने लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, तो क्या होगा? तो मोमेंटम चेंज होगा, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम क्यों चेंज होता है मैं बता देता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तुम इसको रेस्ट में भी मान सकते हो, तुम ये भी मान सकते हो कि इनिशियली मूविंग था, दोनों भी ले सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी। चलो मूविंग था, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल मोमेंटम इज mu। अब इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो चेंज हो गया, u से हो गया v। तो फाइनल मोमेंटम हो गया इसका pf, फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स f लगाने के बाद क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ। एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ उसको बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? दैट इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is equal to external applied force, unbalanced force है ये, applied force, and the change in momentum, and the change of momentum takes place in the direction of applied force, and the change of momentum takes place in the direction of force, तो सिंपल सा लॉ है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा देते हैं तो वो मोमेंटम को चेंज कर देता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एंड क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर आप बोल रहे हो वेक्टर है तो राइट साइड भी वेक्टर ही होता है। क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर है, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? वो वही डायरेक्शन है जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो यू कैन राइट डाउन dp bar by dt equals to f। so the direction of momentum, the direction of force is equal to direction of change in momentum, simple।
जो इसका डायरेक्शन वो इसका डायरेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि जब हम a बार इक्वल टू b बार लिखते हैं, बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन जब हम n a बार इक्वल टू b बार लिखते हैं, बोथ हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो जब मैं dp बार बाय dt लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर मैंने माइनस लिख दिया होता तो क्या होता? अपोजिट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो माइनस साइन लिखोगे तो डायरेक्शन हो जाता है अपोजिट, तो माइनस तो है नहीं। एंड बाय द वे, तुमको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अभी बताया था। एंड देयरफॉर यू हैव डी एम वी, क्योंकि मोमेंटम की जगह पे मैं लिखूंगा एम वी बार बाय डी टी इक्वल्स टू एफ बार। सो देयरफॉर एम यू कैन टेक आउट आउटसाइड, या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, एम कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एम, ऐसा भी लिख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है ना, तो मास कांस्टेंट होता है। अब ये चीज़ें वर्ड्स के साथ थोड़ा सा केयरफुली रहना। मैंने नॉर्मली बोला, हर बार ऐसा नहीं होता। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, अगर आप एक रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो, तो रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करना है, क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींचेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। उसको ऊपर जाना है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो हमको रॉकेट को ऊपर लेके जाने में बहुत सारा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। तो जो रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, तो बहुत सारा फ्यूल बर्न हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ गैसेस इजेक्ट भी हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसका मतलब रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, उसका मास कम हो रहा है। उसका मास कम हो रहा है, तो उस केस में एम कांस्टेंट नहीं है। तो हमेशा एम कांस्टेंट होगा ऐसा नहीं भी होता। इस केस में एम कांस्टेंट मान लेते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल था जो मूव हो रहा था, मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ मास क्या होता है? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो सेकेंड टर्म हो गया जीरो। तो देयरफॉर यू हैव एम ए बार इक्वल्स टू एफ। ये बन गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से तुमको मास मिल जाता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, जो तुमने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे। गुड। तो ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस एक ही है इसका, इट गिव्स यू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, सिंपल। सो इट गिव्स यू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इट गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन f इक्वल टू ma या f इक्वल टू dp बार बाय dt आया यहाँ से। तो इट गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of force. So we'll move to third law, Newton's third law. Every action has equal but opposite reaction. So third law, Newton's third law. Every action has equal but opposite reaction. Every action मतलब force है. Every action has equal but opposite reaction, और रिएक्शन भी फोर्स है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हर जगह पे तुमको देखने को मिलेगा। हर जगह पे तुम जिस बेंच पे बैठे हो ना, उस बेंच पे तुम्हारा वेट एक्शन है। क्या है? एक्शन है। और बेंच तुम पे क्या लगा रहा है? रिएक्शन। तो ये एक्शन और रिएक्शन बैलेंस है, इसलिए तुम बेंच पे बैठ पा रहे हो। अगर एक्शन ज़्यादा हो गया बेंच टूट जाएगा, रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो तुम ऊपर थ्रो हवा में, राइट। इट एग्जिस्ट इन योर सराउंडिंग एवरीवेयर। अगर आपने वॉल, गुस्सा आया बहुत, दीवार पे पंच मार दिया गुस्से में, फिर तुमने दीवार पे पंच मारा, सही है, दीवार ने भी तुमको मारा। एक्शन और उसका रिएक्शन, राइट। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, हर जगह पर है। फॉर एग्जांपल लेट अस से, हम जब बोलते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है, टू चार्जेस, मे बी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उल्टा भी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अर्थ इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, उल्टा भी है, मून इज ऑल्सो एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। और सन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ,
तो अर्थ इज ऑल्सो एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सन। तो हर बार जहाँ पे एक्शन और वहाँ रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो ठीक है, कोई भी रट लेगा, मतलब समझ आना चाहिए। मतलब ऐसा है कि जो फोर्स है ना, कभी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज ऑलवेज इन पेयर, कपल, ऑलवेज। तो जब तुम फोर्स ये वर्ड यूज करते हो तो अगली बार से याद रखना, सिंगल फोर्स होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन। देन इसका इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो छोटा सा स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस तो पहला, फर्स्ट थिंग अभी बताया मैंने, आपके नोट्स में भी वही लिखा है। फर्स्ट देखो क्या लिखा है आपके नोट्स में, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शन एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इट डिफाइंस क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शन एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सो इट डिफाइंस action and reaction as a pair of equal and opposite forces. It defines action and reaction as a pair of equal and opposite forces acting along the same line. एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन का मतलब क्या बताता हूँ, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो तो लिखा नहीं, ठीक है, उसका मतलब तो पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से सम मास m1, ये ऑब्जेक्ट है मास m2, ये दोनों एक लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करता है। अगर m2 को m1 अट्रैक्ट कर रहा है अबाउट दिस लाइन, तो m2 को भी m1 अट्रैक्ट करेगा अबाउट सेम लाइन। तो दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और रिएक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, होता ही नहीं है कभी। एक्शन जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी लाइन के अलोंग रिएक्शन होता है, सिर्फ डायरेक्शन हो जाता है अपोजिट। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, और बाय द वे एक्शन एंड रिएक्शन वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होते। एक्शन एक बॉडी पे एक्ट होता है, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे एक्ट होता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट वही लिखा है वहां पे, action and reaction forces are always on different objects. So action and reaction are always on different objects, मतलब act always on different objects. एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास एक टेबल था, इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। सो वी हैव अ टेबल and we keep an object on this table. तो एक काम करते हैं, नाम भी दे देते हैं, टेबल को T बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट को O बोल देते हैं। तो एक फोर्स है एक्शन का जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है टेबल पे। कौन लगा रहा है? ऑब्जेक्ट। किस पे लगा रहा है? टेबल पे। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? टेबल। और कौन लगा रहा है? इसको लिखते हो FTO, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट। और टेबल इस पे रिएक्शन लगाएगा, टेबल क्या कर देगा? इसको रिएक्ट करेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको बोलोगे FOT, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेबल। एक ऑब्जेक्ट था, टेबल पे था, टेबल पे उसका वेट बन गया एक्शन, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट। तो FTO फोर्स ऑन टेबल है। ये FTO किस पे लग रहा है? टेबल पे। एक्शन किस पे है? टेबल पे। और रिएक्शन किस पे है? ऑब्जेक्ट पे। तो एक्शन रिएक्शन दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करते, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये याद रखना आप नेक्स्ट टाइम से, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये था न्यूटन्स के 3 लॉ और उसका इंपॉर्टेंस। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज बेसिकली इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, है ना। अगला इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है वो समझने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने कल भी बताया था, फिजिक्स में तो ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स, खासकर तुम लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हो, तो इस चैप्टर में हमको किसका स्टडी करना है? मोशन।
व्हाट इज मोशन? If the position of an object changes with time, then it is said to be in motion. And if the position of object does not change with time, it is said to be at rest. लेकिन मैंने आज ही बताया ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है. सेम ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर कैन बी इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर. अब ये चीज़ें याद रखना, फिर ये चीज़ें याद रहेगी तो तुमको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझेगा. तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, उसका हम देखेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, just for an example, just to understand, let's say I ask you a question, what is the distance of this bottle? Distance of this bottle. क्वेश्चन ही गलत है. मैंने तुमको ये पूछा ही नहीं कि ये डिस्टेंस ऑफ द बॉटल कहाँ से, इस मोबाइल के स्टैंड से, क्लास के उस कॉर्नर से, पोस्ट ऑफिस से, मेरे घर से, तुम्हारे घर से, कहाँ से. तो जहाँ से तुम मेजरमेंट, मतलब जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन, जिस ओरिजिन से तुम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हो, उसको बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सिंपल. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी यूज टू मेजर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्योंकि जब तुम मोशन को मेजर करोगे तो क्या क्या मेजर करोगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड. तो ये सारे पैरामीटर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मेजर होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेजर होते हैं. उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या बोलते हैं उसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या बोलते हैं उसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन शॉर्ट, तुम मेजरमेंट करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले हो उसको बोलोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्योंकि मेजरमेंट कहीं से तो होगा ना. सिर्फ बोल देना डिस्टेंस पता हो तो उस जगह का डिस्टेंस कितना है. अरे कहाँ से है? मेरे घर से मेरा घर 0 डिस्टेंस पे है. मैंने बोला मेरा घर कहाँ से है, यहाँ से बोलूंगा तो 3 किलोमीटर होगा. मैं बोलूंगा मेरा घर मेरे घर से तो 0 किलोमीटर है. तो यू हैव टू ऑलवेज फिक्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तुम जहाँ से मेजरमेंट लेने वाले हो और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बराबर. तो रिमेंबर, फिजिक्स एंड स्पेसिफिकली मैकेनिक्स डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट, deals with objects in motion. When an object changes position with time, it is said to be in motion. When the object does not change its position with time, it is said to be at rest. The same object can be at rest for one observer and it can be in motion for another observer. ऐसे तो पहले बताया मैंने. अब बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ये पता होगा तो तुमको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझेगा. बेसिक डेफिनेशन, हर बुक में तुमको डेफिनेशन ऐसा मिलेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. A frame of reference in which Newton's laws of motion are valid. A frame of reference in which Newton's laws of motion are valid are called as inertial frames. So a frame of reference in which Newton's, अभी वो बुक में लिखा है, नोट्स में लिखा है in which Newton's first law of motion is valid. सही बात है, लेकिन इन जनरल भी बोल सकते हो a frame of reference in which Newton's laws of motion are valid is known as, कौन सा frame of reference? Is known as inertial frame of reference. inertial को और एक नाम है, इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड. क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि इसके आगे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, फिर समझेगा नहीं अगर ध्यान नहीं होगा तो. कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. इनर्शियल फ्रेम का बेसिक डेफिनेशन ये है. क्या डेफिनेशन है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, उसको क्या बोलोगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो पहले पता होना चाहिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने तुमको क्या बताया? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक. बराबर. तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब उसका स्पीड 0 है,
तो वो मोशन में मतलब उसका स्पीड 0 से बढ़ेगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता। तो यहाँ स्पीड चेंज हुआ। स्पीड चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होना। क्या होना? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सिंपल मतलब ये है कि बॉडी का एक्सेलरेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर क्या एक्ट नहीं हो? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अभी ये ध्यान रखना। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा था, उसका वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक क्या नहीं एक्ट होता? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब कब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा? जब तक क्या नहीं एक्ट होता? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वापस वो बॉटल का एग्जांपल लेता हूँ। मैं जहां से मेजर कर रहा हूँ वो फ्रेम रेस्ट पे है, बॉटल भी रेस्ट पे है। तो बॉटल अपने आप मूव होगा क्या? नहीं। मतलब बॉटल का एक्सेशन अपने आप होगा क्या? नहीं। कब तक नहीं होगा? जब तक उस पर क्या नहीं एक्ट होता। तो मैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है ना, क्योंकि न्यूटन लॉ भी तो वही बता रहा है तुमको कि जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक क्या नहीं होगा? एक्सेट नहीं होगा। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब मैं खुद मोशन में हूँ, लेकिन वेट, मैं खुद मोशन में हूँ बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। I am in motion, but I am moving with constant velocity. And when I am in motion with constant velocity and I am looking at the same object, bottle, मुझे क्या दिखेगा? Bottle is moving, but with constant velocity. Velocity constant तो एक्सेशन क्या होता है? 0। तो इस केस में भी एक्सेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो इस केस में भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है क्या? है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद रेस्ट पे हो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शियल। रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है क्या उसका? नहीं है, इसलिए उसको पता है क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड। तो अगर ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे हो या ऑब्जर्वर खुद यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब तक उसको दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 मिलता है, राइट? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे क्या नहीं एक्ट हुआ? फोर्स। और जब तक फोर्स नहीं एक्ट हुआ तो ए की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए थी क्या? हाँ। मिल रही है क्या? हाँ। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जब तक ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगता तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या मिलता है? 0। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बुक्स में और नोट्स में एक सेंटेंस में लिख के खत्म कर देते हैं, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। और इसका मतलब तो समझ लो क्यों वैलिड है। क्योंकि अगर मैं रेस्ट पे हूँ एज एन ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, मैं खुद मूव हो रहा हूँ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मुझे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रहा है, एक्सेलरेटेड नहीं मिल रहा है। इसके लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शियल। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शियल। अब आ जाते हैं नॉन इनर्शियल पे। नॉन इनर्शियल। अब इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं खुद मोशन में तो हूँ लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हूँ, मतलब मेरा अभी वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले स्लो चल रहा था, अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ा मेरा? यस। और मैं खुद मोशन में रहते हुए सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखेगा? मुझे ऐसा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन होने के लिए क्या लगना चाहिए था? फोर्स। वो तो लगा नहीं। विदाउट फोर्स उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो गया। तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है क्या? नहीं है। नहीं है ना। तो इसको बोलते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference in which a frame of reference in which Newton's laws are not valid. Newton's laws of motion are invalid is known as क्या बोलते हैं इसको? नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, ये तुम में से हर किसी ने
लाइफ में एक्सपीरियंस किया? मिस्टर ब्लैक उठो वहां से जरा, उठो। और तुम्हारे लिए भी सेम रूल है, इसके बाद तुम पीछे नहीं जाओगे। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल्सो माइंड, ऑफ कोर्स। गुड। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, कौन सा? नॉन इनर्शियल, ये तुम सबने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी ने सडनली ब्रेक मारा, व्हाट डू यू फील? ऐसा आगे की तरफ पुश होता है ना, राइट? किसी ने धक्का दिया था तुमको? नहीं, लेकिन तुम्हारा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, तुमको फील हुआ किसी ने तुमको पुश किया, फोर्स लगाया, पर लगाया तो किसी ने नहीं था। हम्म उल्टा सोचो, गाड़ी सडनली चलने लग गई, यू फील अ पुश टू द बैक। और एग्जाम्पल, गाड़ी ने राइट में टर्न लिया, तुमको क्या लगता है किसने तुमको कहाँ धक्का दे दिया? लेफ्ट में। और गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया तो राइट में। इन सारे केसेस में तुम पे एक्चुअली कोई फोर्स लगा ही नहीं, लेकिन तुमको वो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी चली, गाड़ी ने राइट टर्न लिया, गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया, ये सारे के सारे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं, मतलब तुमको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमको किसने पुश कर दिया। तो उसमें एक फोर्स एक्ट होता है जिसको बोलते हो सूडो फोर्स, सूडो, नकली। अभी मैंने बोला कि तुमने गाड़ी ने राइट टर्न लिया, तुमको क्या लगा किसी ने तुमको लेफ्ट में धक्का दिया, सच में दिया था किसी ने? नहीं। तो यू एक्सपीरियंस सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस होता है? इन विच फ्रेम? नॉन इनर्शियल, राइट? गुड। देन अभी इतना तो क्लियर होना चाहिए। नाउ विल मूव टू द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम फोर्सेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें से सबसे पहला कैटेगरी है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो देखोगे अगर आप, तो पहला लिखा है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल का मतलब क्या बताता हूं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है। और ऑफ कोर्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। The primary reason is that we are more worried about talking nonsense during the class than paying attention in the class. दूसरा रीजन है you being physically here but mentally somewhere else. तुम हो इस दुनिया में लेकिन तुम्हारी सोच कहीं और ही है, यहाँ ध्यान दो। तो जितने भी फोर्सेस है नेचर में, उसको प्राइमरीली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी थोड़ी देर में सर्दी आ जाएगी, सर्दी तो ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं, राइट? यू नो, वन बॉडी, वन हैंड व्हेन मूव्स ऑन अनदर बॉडी, अनदर हैंड, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉन फंडामेंटल फोर्स है, राइट? कॉन्टैक्ट होगा तो ही होगा, ऐसा ऐसा करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, करेक्ट? रिमेंबर, गुड। देन यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं नेचर में जिनका सोर्स इज नॉट रियली नोन, वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गए। जैसे दो मास है, दो मास को अगर मैं छोड़ देता हूं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने ही वाले। एग्जाम्पल, अर्थ हटा लिया, अर्थ को हटा दिया यहाँ से, तुम और तुम्हारे दुश्मन को साथ में छोड़ दिया। No matter if you like it, you don't like it, you will be attracted towards each other, not because of your feelings, but because of mass. तो such forces जो नेचर में फंडामेंटली आ ही जाते हैं, ऑन इट्स ओन आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टू चार्जेस विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फोर्सेस। और बाकी जो फोर्सेस है वो नॉन फंडामेंटल में जाते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं चार टाइप के। There are four fundamental forces in nature. Number one is gravitational force. Number two is electromagnetic force. Number three is strong nuclear force. Number four is weak nuclear force. ये चारों फोर्स का अपना अपना कुछ इम्पोर्टेंस है और चारों का अपने अपने कुछ प्रॉपर्टीज है। तो we'll start with first fundamental force of nature, which is gravitational force. So we'll start with gravitational force.
तो बहुत सिंपल है, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between the two masses. अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, these two will always attract each other and the force is directly proportional to product of masses, मतलब directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to square of the distance between them. So every particle of matter attracts every other particle of matter every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is number one directly proportional to किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between them. वैसे डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर होता है, जैसे डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मून, इट इज नॉट फ्रॉम सरफेस टू सरफेस. तो देयरफॉर अगर मैं मान लेता हूं कि लेट m1 एंड m2 बी द masses of the particles and r be the distance between them, then you must know force is proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square. और जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो तुम लिखते हो एक कांस्टेंट जिसको तुम बोलते हो कैपिटल G, वेयर कैपिटल G इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि सारे कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं होते. मतलब क्या, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं, दुर्घटना हो जाएगी यहाँ क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी. कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो लोकल कांस्टेंट होते हैं. जैसे G की वैल्यू तुम 9.8 लिखते हो ना, वो इट इज नॉट रियली अ कांस्टेंट, इट इज अ लोकल कांस्टेंट. वो एक जगह पे कांस्टेंट है, प्लेस टू प्लेस इट विल चेंज. तुम सीखोगे अगले चैप्टर में 9.8 जो G की वैल्यू लिखते हो वो पोल्स पे होती है. मिस्टर इयरिंग, नाइस इयरिंग दो. जैसे तुम अर्थ के ऊपर जाओगे G की वैल्यू कम होगी, अर्थ से नीचे आओगे G की वैल्यू कम होगी, अर्थ पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो G की वैल्यू चेंज होगी, राइट. If you go above the surface of Earth, G value decreases. If you go below the surface of Earth, G value decreases. वो छोटा G है, small G, acceleration due to gravity. अगर तुम Earth पे if you go from one place to another, value of G changes. Decreases नहीं बोला मैंने क्योंकि डिपेंड करता है तुम Earth पे कहाँ से कहाँ जा रहे हो उसके ऊपर. कैपिटल G एक ऐसा कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो तुम इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी मेजर कर लो तुमको उसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻11 ही मिलने वाली है. It is always constant anywhere. बराबर, it is always constant anywhere. क्या वैल्यू बताया मैंने G का? सीधा बैठो. 9.8, वेरी गुड, एक्सीलेंट. 6.67 into 10⁻11. इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिकली बैठ के तो मतलब नहीं है, मेंटली यहाँ होना चाहिए. गुड. तो ये जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम होती है. कीप योर बैक डाउन, राइट. अब ये जो फोर्स हमने देखा, फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. वी हैव टू सी वन बाय वन व्हिच आर दिस 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज.
प्रॉपर्टीज में पहला नंबर का प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी रिपल्सिव नहीं है। कभी सुनोगे नहीं अर्थ ने मून को बोला तू जा, तो मुझसे दूर जा। Gravitational force is always attractive and it acts between microscopic and macroscopic bodies. What is the meaning of microscopic and macroscopic? Micro, MIC, micro, ये होता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, और मैक्रो जब लिखते हो ना ये होता है लार्ज बॉडीज जैसे प्लैनेट्स के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्लैनेट्स में, दो स्टार्स में, एक प्लैनेट एक स्टार में, एक प्लैनेट एक मून में एक्ट होता है, बड़े बड़े बॉडीज। और ग्रेविटेशनल फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस पार्टिकल पे एक्ट होता है जिसका मास है, तो प्रोटॉन पे भी एक्ट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इवन दो बोथ इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्जेस। रिपल्शन फोर्स तो होगा, लेकिन वो रिपल्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों पे चार्ज सेम था तो रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स ईच अदर, सही बात है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट उनके पास मास है ना, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? गुड। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, it is always attractive and the range is unlimited, and its range is unlimited. अनलिमिटेड रेंज मतलब बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा, दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं 10 बिलियन किलोमीटर दूर रख के आया, फिर भी अट्रैक्ट करेंगे। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। तो डिस्टेंस कितना भी हो, टू मासेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, या तो रेंज इज अनलिमिटेड। नंबर 2, it acts between, या it acts on भी बोल सकते हो, between both microscopic and macroscopic objects। बड़े ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट सब में एप्लीकेबल है। नंबर 3, अब इसके आगे से हमेशा याद रखना, हमेशा ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज, जहां जहां पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो, जहां भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो, उसको बोलते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हो? इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और फिजिक्स को याद रखने के लिए अलग अलग फंडे होते हैं। आई यूज्ड टू मेक माय ओन फंडास टू रिमेंबर एवरीथिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा, है ना? एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कसमें वादे निभाएंगे हम। जैसे 12th हुआ, एक गया इंजीनियरिंग के लिए पूना, दूसरा गया बम्बई, सब भूल गए। डिस्टेंस बढ़ गया ना, फोर्स कम हो गया। होता है ना ऐसा? तो ऐसा होता है। यू रियलाइज, अभी जो तुम दो लोग हमेशा साथ में दिखते हो, मेरे को जिगरी दोस्त, एक ही गाड़ी पे आना, एक ही गाड़ी पे जाना, एक साथ बैठना, 2 साल के बाद तुमको समझेगा वो। चलो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद रखने के लिए। यू विल अंडरस्टैंड व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, अट्रैक्टिव फोर्स विल डिक्रीज ऑन इट्स ओन। गुड। तो ऐसा याद रखने का फंडा है, मेरा फंडा है वो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, इसका मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स उतना वीक होगा। तो वीक से याद आया, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, यस, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वैसे इस पॉइंट को हम वापस एक बार देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, बट इट इज वीक। इसका जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो कम है, तो उतना तो लिख सकता हूँ, इट इज वीकर देन, ऐसा तो लिख सकता हूँ, इट इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक काम ही करते हैं, इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे पहले टू टॉक अबाउट दिस। नंबर 4, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम? एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल को दो चार्जेस का, लेट अस से मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एयर में रखे थे। दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को सेम डिस्टेंस पे से पानी के अंदर रख दिया। वही दो इलेक्ट्रॉन वही डिस्टेंस, पहले एयर में थे अभी पानी में है, तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन उस पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सेम दो मासेस में, दो मासेस के बीच में इंटरवेनिंग मीडियम, दो मासेस के बीच में कुछ हो तो भी वही फोर्स है, कुछ नहीं हो तो भी फोर्स की वैल्यू वही है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम है या नहीं है, डज नॉट मैटर, द फोर्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। पक्का पक्का, गुड। तो बाकी फंडामेंटल फोर्सेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे।